Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So this is exercise 1.1. We had already started exercise 1.1. For the last 2 days we have been doing the exercise, and up to question number 10 we have covered. So मेन क्वेश्चंस या प्योर एग्जाम मटेरियल हो चुका है. अब 11 से लेके जो बचे हुए क्वेश्चंस है, दोज आर नॉट एग्जाम मटेरियल क्वेश्चंस, जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू डू. भाई हमको आना चाहिए करना, इन केस आ जाता है, बिकॉज क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं रोक सकते हम, कोई भी आ सकता है. ठीक है, फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन से कर लेते हैं इनको भी. ठीक है, देखें. देखो क्वेश्चन नंबर 11. अब जैसा कि मैंने कल भी बता दिया था, हिंट दे दिया था कि ये डायरेक्ट अब 1+1=2 करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, बचे हुए हैं जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सारे. देखो, आपकी ज्योमेट्री नॉलेज को चेक करेंगे, जैसे लाइंस, ट्रायंगल्स, इस नॉलेज को ये चेक करेंगे. ठीक है, बिकॉज सेट तो किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है ना, तो सेट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का भी कलेक्शन हो सकता है, और सेट्स अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स का कलेक्शन हो सकता है तो रिलेशन भी बन सकता है. उनमें रिलेशन बन सकता है तो उसका टाइप भी डिस्कस किया जा सकता है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, जो भी. ठीक है, ओके. Show that the relation R in the set A of points in a plane given by. अच्छा देखो, अब सेट A क्या है. सेट A एक प्लेन के सारे पॉइंट्स का सेट है. एक प्लेन है, खाली प्लेन है. लेट्स से दिस इज द प्लेन. ये एक प्लेन है, खाली है बिल्कुल. इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स मैं मार्क कर दूं, अभी तो ये तो मैंने मार्क किए हैं, इनफाइनाइट है. उन सारे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, पॉइंट समझते हो ना. पॉइंट क्या होता है, ऐसे क्वांटिटी होती है जिसमें जीरो डायमेंशन होता है, उसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना. फिर वन डायमेंशनल क्या होता है, लाइन. फिर टू डायमेंशनल क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स. फिर थ्री डायमेंशनल जो हमने 3D लास्ट ईयर डिस्कस की थी, इस साल आएंगे जो. ठीक है, स्पेस के अंदर होने वाले, मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो लेट्स से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक प्लेन में है. ये सारे पॉइंट्स मिला के सेट ए कवर करते हैं. यहाँ तक क्लियर है. अब इस सेट ए में रिलेशन डिस्कस हो रहा है. इस सेट ए में क्या रिलेशन डिस्कस हो रहा है, रिलेशन पढ़ते हैं अभी, है ना. रिलेशन पढ़ें. रिलेशन क्या डिस्कस हो रहा है कि कि पी कोमा क्यू टाइप के ऑर्डर पेयर लेंगे. अब ऑब्वियसली आप सेट ए में रिलेशन डिस्कस कर रहे हो तो पी और क्यू पॉइंट्स ही होंगे, क्योंकि सेट ए में है ही पॉइंट्स. लेट्स से सेट ए में लाइंस होती तो पी कोमा क्यू ऑर्डर पेयर में पी और क्यू भी लाइंस होती. समझ गया ना. मैं उस सेट के अंदर रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं, और उस सेट में अगर पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर्स में उसमें से ही तो लूंगा. मैं एलिमेंट कहां से लूंगा, सेट ए से ही तो लूंगा, वहां पे है ही पॉइंट्स. सो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी पॉइंट्स होंगे. ये तो डिस्कस हो गया. आगे पढ़ो. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of the point q from the origin. बताओ क्या समझ आ रहा है. मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करो बेटा, बिकॉज अल्टीमेटली करना है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस तो मैं करवा दूंगा. हाँ बोलो. ओरिजिन से, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स है ना. लेट्स से चलो इसको विजुअलाइज करते हैं. लेट्स से इट इज ए ब्लैंक प्लेन. बहुत सारे, ये खाली प्लेन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ये 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 यार, इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन. अब अगर ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी होगी. होगी, हर प्लेन पे होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. और ओरिजिन भी होगा, हर प्लेन पे होता है. अब इस ओरिजिन से ऐसे दो पॉइंट सोचो जिनकी दूरियां बराबर हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लेता हूं कि सर इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये वाला, इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, और ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसकी बराबर लग रही है मुझे. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क है. या लेट्स से ये वाला बराबर लग रहा है. देख लो, कोई सा भी अंदाजन मान लिया ना. जैसे मान लो ये तो है पी, ये है क्यू. सो ओरिजिन से पी की दूरी, ओरिजिन से क्यू की दूरी अगर बराबर है, अगर बराबर है, तो पी और क्यू ऑर्डर्ड पेयर में सेलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. यानी वो ऑर्डर्ड, वो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके ऑर्डर्ड पेयर्स में पुटअप करना है जिनकी ओरिजिन से दूरी बराबर हो. समझ गए. ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स और मिलेंगे ना. अभी मान लो कि ये तो पी कोमा क्यू तो आ गया है ना. अब सपोज करो सर ये वाला पॉइंट है एक यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट, इनकी भी ओरिजिन से दूरी बराबर आ रही है. देखो ऐसे, ऐसे मान लो ये ए और बी हैं, तो उसकी रिलेशन में अगला रोस्टर फॉर्म में अगला ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो जाएगा ए कोमा बी. फिर और कुछ हैं तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे.
और जो जिनकी दूरियां बराबर नहीं है, देखो जैसे कि लेट से कि ओरिजिन से पी की दूरी ओरिजिन की से ए की दूरी बराबर नहीं है लेट से, तो ए कोमा पी सेलेक्ट नहीं होंगे या पी कोमा ए सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा देखो पी कोमा क्यू सेलेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्यू कोमा पी भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उल्टा करो तो भी दूरी बराबर है ना। फंक्शन थोड़ी ना है, फंक्शन में तो क्या होता है, फिक्स इनपुट फिक्स आउटपुट, रिलेशन में तो उल्टा फुल्टा चलता है। ठीक है, क्लियर है, भी फंक्शन आगे आएगा इस एक्सरसाइज के बाद कल से। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। ओके, अब वैसे तो ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद है एक क्वेश्चन, बट फिर वापस ये प्लेन प्लेन बनाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा अभी से डिस्कस कर लो, फिर केवल लिखने का काम रहेगा। अब सपोज करो मैंने कहा कि ओरिजिन से जो पी की दूरी है ना, जितनी भी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इतनी ही दूरी पर और पॉइंट्स भी ले लो, जितनी ओपी है ना, ओपी ओ से लेके पी की दूरी, उतने ही डिस्टेंस पर और पॉइंट्स भी होंगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनको भी कंसीडर करो। तो किसी ने कहा कि सर फिर तो ये वाला ले लो, ये भी उतना ही बराबर दिख रहा है जितना कि ये है, ओ पी वन, मान लो ये पी वन है तो ये पी टू, है ना। फिर किसी ने कहा सर ये भी बराबर ही दिख रहा है, पी थ्री ले लो। फिर किसी ने कहा सर इधर एक्स एक्सिस पे भी एक पॉइंट मिल सकता है पी फोर, इसकी दूरी भी वही बराबर ही दिख रही है। फिर ऐसे, फिर ऐसे। सो इमेजिन करो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा, ये पी वन पी टू पी थ्री पी फोर क्या मिलेगा, सर्किल। तो हमने क्लास 10th में थोड़ा बहुत सीखा था, हालांकि आपके चैप्टर ओमिट हो गया था, लोकस, आपके आपके आते आते वो चैप्टर ओमिट हो गया था, पहले चलता था 5-6 साल पहले लोकस, है ना, आरबीएससी वाली बुक में होता था और सीबीएसई में भी थोड़ा बहुत उसका इम्प्लीकेशन था। ठीक है, सो लोकस, लोकस क्या होता है, लोकस मतलब होता है पाथ, रास्ता, या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखो टॉपिक तो ओमिट हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आने कभी नहीं बंद होते हैं, लाइफ से ओमिट नहीं हो सकता। हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि बुक से ओमिट हो सकती है कोई टॉपिक, लाइफ से ओमिट नहीं हो सकती, आगे पीछे कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ता ही है कंपटीशन एग्जाम्स में, तो है ना। सो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट ओ ले लिया ओरिजिन, इस ओरिजिन से फिक्स दूरी पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स का लोकस यानी उनका कलेक्शन यानी उनका पाथ बनने वाला रास्ता क्या होता है, आप कहेंगे सर्किल। क्या कहेंगे, सर्कल। समझ आया, क्लियर है। यही क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, इस मतलब दो क्वेश्चन है। पहली चीज तो अभी रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी की बात करेगा ही करेगा, रिलेशंस की बात हो रहा है, सेकंड फिर यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पढ़े आप सारा क्वेश्चन और इसको अपन रिटर्न लैंग्वेज में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, यहां तक तो पढ़ लिया था, पहले तो प्रूव करना है कि वो इक्वालेंस रिलेशन है, और फिर फर्दर के बाद फिर वही जो चीज मैंने अभी आपसे डिस्कस करी, शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू ओरिजिन, ओरिजिन बस बस ओरिजिन नहीं लेना अपने को, 0,0 है ना, ऑन ए प्लेन इज द सर्किल, वो एक सर्किल होगा जो कि उसी पी पॉइंट से पास होगा और उसका सेंटर ओरिजिन होगा, उस सर्किल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, क्योंकि आपने फिक्स पॉइंट ओरिजिन मान लिया ना, इसलिए सेंटर क्या हो जाएगा, सर्किल का ओरिजिन। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, इसको तो 2-4 लाइनों में खत्म करना है, पहले वही रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी एंड ऑल दिस। शुरू करें। तो सबसे पहले तो सेट ए और रिलेशन आर को रफली डिफाइन करना पड़ेगा। एयर रिलेशन आर इज डिफाइंड, रिलेशन आर, बस बुक की जो क्वेश्चन की लाइन है उसी को कॉपी पेस्ट मारो अपनी लैंग्वेज में। रिलेशन आर इज डिफाइंड, कौन से सेट में डिफाइंड है ये, इन द सेट ए, और सेट ए क्या है, ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन ए प्लेन एज, एज अब कैसे डिफाइंड है वो लिख लो, आर इक्वल टू पी कोमा क्यू टाइप के पॉइंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स, सच दैट, सच दैट, अब देखो अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट पी लिख सकते हो, पूरी लाइन ना लिखें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, पी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी क्या कहलाती है, ओपी, तो मैं सिंपली ओपी लिख दूं, और फिर क्यू पॉइंट की ओरिजिन से दूरी क्या कहलाएगी, ओ क्यू, तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू लिख दूं, कि आपको ऐसे पी और क्यू सेलेक्ट करने ताकि ओपी इक्वल टू ओ क्यू हो, वेयर ओ इज द ओरिजिन, ये लिख लो आप, वेयर ओ इज द ओरिजिन। तो अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट भी कर दिया हमने, और ऐसी भी ऐसी लैंग्वेज बनाइए
जो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है बजाय कि उसकी लंबी चौड़ी भाषा से। ठीक है, डन, रिलेशन डिफाइंड। ना वही तीन प्रॉपर्टीज जो रिलेशन की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिविटी में क्या चेक करते हैं बोलो? ए कोमा ए टाइप के। अब देखो यहाँ पॉइंट्स हैं, तो अपन ए ले लेंगे लेकिन कैपिटल लेंगे, क्योंकि पॉइंट्स को हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, स्मॉल लेटर से तो हम दूरी को डिनोट कराते हैं, समझ गए? खुद का तो कोई बात नहीं, सेट के अंदर भी सेट आ जाता है ना, ऐसे देखा था ना अपन। रेयर केस में सेट ए के अंदर भी सेट आ जाता है कई बार, ठीक है ना। चलो, अगर अपन स्मॉल ए लिखेंगे तो फिर क्या है ना, ऐसे फीलिंग नहीं आएगी कि पॉइंट है ना। स्मॉल ए स्मॉल बी कभी पॉइंट हुआ ही नहीं आज तक, हमने मार्क ही नहीं किया ना। हाँ, अब ये बताओ रिफ्लेक्सिविटी कब, रिफ्लेक्सिव कब होगा ये रिलेशन? जब खुद का खुद से रिलेशन बनेगा, यानी कि आप एक कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो उस प्लेन से, जैसे पी सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। अब पी का पी से रिलेशन बन जाएगा क्या? अगर पी का पी से रिलेशन कब बनेगा? जब ओपी इक्वल टू ओपी हो, तो ओपी इक्वल टू ओपी तो होता ही है। जैसे पी का क्यू से रिलेशन कब बन रहा है? जब ओपी इक्वल टू ओ क्यू है। ए का बी से रिलेशन कब बनेगा? जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है। कुछ भी ले लो। आर का एस से रिलेशन कब बनेगा? जब ओ आर इक्वल टू ओ एस हो। ठीक है, सो पी का पी से रिलेशन कब बनेगा? जब ओपी इक्वल टू ओपी हो, जो हमेशा ही होता है, जो हमेशा ही होता है। मैं कहूं ओरिजिन से पी की दूरी, ओरिजिन से पी की दूरी के बराबर है क्या? तो एक ही तो बात है, ओरिजिन से पी की दूरी तो बोली दोनों बार मैंने। ओरिजिन से पी की दूरी, अब वापस सेकंड में भी वही लेना है, खुद का खुद से रिलेशन। ओरिजिन की पी की दूरी के बराबर है क्या? बिल्कुल है, ओपी इक्वल टू ओपी। समझ गया? क्लियर है? सो कोई भी पॉइंट ले लू मैं हेयर फॉर एनी पी, या ए लोगे पी लोगे बताओ, पर कैपिटल लेटर में लेना है, जो भी लेना है बोलो। किसमें कंफर्टेबल हो, पी या ए? वैसे बताए क्या होता है, जो लेटर्स उसने यूज किए ना वो यूज करने चाहिए। तो उसने पी क्यू लिए हैं, तो अब अपन रिफ्लेक्सिविटी में पी, सिमेट्रिसिटी में पी एंड क्यू, और ट्रांजिटिविटी में पी क्यू एंड आर। ठीक है ना? ओके, हेयर फॉर एनी पी बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर एनी पी बिलोंगिंग टू सेट ए, वी ऑलवेज हैव, we always have p comma p, we always have p comma p belonging to relation r, belongs to relation r। रीजन क्या देंगे? बिकॉज OP is always equal to OP, so the relation R is reflexive, reflexivity पास हो गई, लाइन लिख देना, so relation R is reflexive। चले नेक्स्ट, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या चेक करेंगे? उल्टा फुल्टा होगा कि नहीं होगा, तो वो तो अपन अभी जब एग्जांपल दे रहे थे तभी देख लिया था अपन ने। अगर ओपी इक्वल टू ओक्यू है तो ओक्यू इक्वल टू ओपी है, तो अगर पी कोमा क्यू है तो क्यू कोमा पी भी आएगा ही आएगा, आएगा। ठीक है, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, सो अब कोई भी पी और क्यू पॉइंट्स अज्यूम कर लिया मैंने सेट ए से, और मान लिया कि पी कोमा क्यू है, और उससे प्रूव करना होगा कि क्यू कोमा पी भी होना चाहिए। ठीक है, सो हेयर फॉर एनी पी कोमा क्यू, फॉर एनी पी कोमा क्यू बिलोंग टू सेट ए, सपोज या लेट मानना पड़ता है ना इसमें, तो क्या मान लिया मैंने कि पी कोमा क्यू रिलेशन आर में है। तो अगर पी कोमा क्यू रिलेशन आर में है तो इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो? वेरी गुड, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। और अगर ओपी इक्वल टू ओ क्यू है तो बड़ी आसानी से मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूं कि ओ क्यू इक्वल टू ओपी। बड़ी आसानी से लिख सकते हैं चीजों को इधर उधर फ्लिप करके इक्वेशन को। और अगर ओपी इक्वल ओ क्यू इक्वल टू ओपी प्रूव हो गया, दैट मीन्स क्यू कॉमा पी भी रिलेशन आर में है। समझ आया? सो स्टार्ट हमने एजम्पशन हमने स्टार्ट किया पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर पे, खत्म किया हमने क्यू कॉमा पी बिलोंग टू आर पे। तो अगर ऐसा कर पाते हैं, सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक एज वेल। लाइन लिख लेना। चलते हैं लास्ट, ट्रांजिटिविटी।
देखें ट्रांजिटिविटी। अब अगर पी कोमा क्यू रिलेशन आर में है और क्यू कोमा आर भी रिलेशन आर में है, तो ओपी बराबर ओ क्यू एंड ओ क्यू बराबर ओ आर, तो ओपी बराबर ओ आर, तो ओपी बराबर ओ आर, तो पी कोमा आर भी रिलेशन आर में, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लें हम पी क्यू आर। हेयर फॉर एनी पी क्यू आर बिलोंग टू सेट ए, आर बिलोंग टू सेट ए, और अजम्पशन दो चलते हैं यहाँ पे, एक नहीं। लेट सबसे पहले p कोमा q बिलोंग्स टू रिलेशन r, देन एंड q कोमा r बिलोंग्स टू रिलेशन r। दो अजम्पशन ले लिए, दोनों के रिजल्ट्स लेने पड़ते हैं। सो उसका रिजल्ट है कि OP इक्वल टू OQ, एंड इसका रिजल्ट है कि OQ इक्वल टू OR। तो दोनों को स्टेटमेंट 1 एंड 2 ले लूं, इसको स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमको? ओपी, ओक्यू से ओक्यू कैंसिल आउट मान लो, या कैसे मान लो? ओपी इक्वल टू ओ आर, एंड ओपी इक्वल टू ओ आर है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि पी कॉमा आर बिलोंग्स टू रिलेशन आर। हैंस ट्रांजिटिव भी हो गया ये। सो द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। डन। अब अपने को एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हेयर relation R is reflexive as well as symmetric as well as transitive, hence the relation R is an equivalence relation। फिर एक पार्ट तो खत्म हुआ। डन, क्लियर, ओके। तो अब उस बात, वो जो सेकंड क्वेश्चन उसको रीड आउट करते हैं। क्या था? हमको ऐसे शो करना है कि पी से रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स होंगे पी से रिलेटेड होंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर में पी तो सेकंड पायदान पे रहेगा और फर्स्ट पायदान पे वो सारे पॉइंट डालने हैं जो पी से रिलेटेड है। लाइक ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, तो क्यू कोमा पी भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। लाइक लेट से कि ओपी इक्वल टू ओ आर है, तो आर कोमा पी भी बनेगा। लाइक ओ ए इक्वल टू ओपी है, तो ए कोमा पी भी बनेगा। यानी कि अपने को फर्स्ट पायदान के पॉइंट्स बदलते जाने और सेकंड पायदान पे पी को फिक्स रख देना है। लैंग्वेज देखो ऐसे हो, रिलेटेड टू पॉइंट पी, रिलेटेड टू पॉइंट पी, पी से रिलेटेड तो पी सेकंड पायदान पे और फर्स्ट पायदान पे चीजें बदलती जा रही है। यानी कि ये कह सकता हूं कि पी की इक्वालेंस क्लास बनानी है, पी की इक्वालेंस क्लास बनानी है ऑल दोस पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू पी। और अगर ऐसे होता पी इज रिलेटेड टू ऑल दोस पॉइंट्स, तो फिर अब पी फर्स्ट पायदान पे और सेकंड पायदान पे अपने को बदलने पड़ता। हालांकि इक्वालेंस है तो उसमें भी सर्किल मिलता है, इसमें भी सर्किल मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको अपन कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे? नाउ द सेट ऑफ all those points, all those points which are related to, which are related to a point P। अच्छा, अब वो जो P पॉइंट ले रहे हो ना आप, वो कुछ भी ले लो पर ओरिजिन नहीं लेना है। ठीक है, ओरिजिन क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि रिलेशन ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसकी ओरिजिन से दूरी देखनी है। अब आपने ओरिजिन ही ले लिया, तो ओरिजिन की ओरिजिन से दूरी कैसे देखोगे? तो ओरिजिन के अलावा लेना है कोई भी प्लेन पे पी पॉइंट, और उससे रिलेटेड पॉइंट्स का एक सेट बनाना। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0,0 लिखा है आपकी बुक में भी, रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0,0। दैट इज, इस पूरी बात को अपन कह सकते हैं इक्वालेंस क्लास ऑफ पॉइंट पी, कह सकते हैं। ठीक है, अब इक्वालेंस क्लास ऑफ पी क्या मिलेगा? इस
is the set of all those points in the plane, is the set of all those points in the plane, whose distance from origin, is equal to OP, whose distance from the origin, जिसकी ओरिजिन से दूरी OP के बराबर होगी, है ना, इज इक्वल टू OP. फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट, OP. ठीक है ना. एंड वी नो दैट, अभी अंडरस्टूड है, इसको प्रूव नहीं करना आपने को, या कॉमन सेंस की बात है. एंड वी नो दैट, द कलेक्शन ऑफ, एंड वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स फॉर्म ए सर्किल. ठीक है. वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन भी लिख सकते हो, लोकस भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो. कलेक्शन ऑब्लिक लगा देता हूं, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स form a circle whose center is origin, proved. समझ आया. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार और बताएं. देखो, लेट्स से ये है खाली प्लेन, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है. अब P से रिलेटेड पॉइंट्स को सोचना है, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर बने जा रहे हैं. P से रिलेटेड पॉइंट्स को सोचना है, तो P तो सेकंड पायदान पे फिक्स हो गया. अब अलग अलग पॉइंट सोचने. लेट्स से मैंने सबसे पहले A ले लिया, फिर मैंने B ले लिया, फिर मैंने C ले लिया, फिर मैंने D ले लिया. ठीक है. जहां पे P ओरिजिन नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है. तो P से रिलेटेड पॉइंट्स, जैसे मान लो P यहाँ फिक्स हो गया, तो P से रिलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे. जैसे A कोमा P ऑर्डर पेयर में कब आएगा, जब OA बराबर OP हो, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो अगर ये OP है तो A कुछ ऐसा रहा होगा ताकि इसकी दूरी बराबर हो, ऐसे ऐसे रहा होगा. फिर B कहां से रहा होगा, B भी ऐसा ही रहा होगा जिसकी दूरी बराबर हो OP से. फिर C कैसा रहा होगा, C भी कुछ ऐसा ही रहा होगा जिसकी दूरी बराबर हो. फिर D कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा. सो इन सारे पॉइंट्स का, जैसे A B C D इंक्लूडिंग P का कलेक्शन सर्किल बना रहा है. उस सर्किल का सेंटर क्या है, O. अच्छा, ये एक और चीज, ये सर्किल पॉइंट P से पास थ्रू होता हुआ जाएगा, ऐसा भी शायद उसने कहा है, पासिंग थ्रू P से भी पास होता हुआ जाएगा. तो अपनी लाइंस में भी लिख दो ये बात. ये समझ में आया, कर दो डिलीट. ठीक है. कहाँ लिखा है, वी नो दैट द कलेक्शन, एक मिनट, प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू OP, and we know that the collection oblique locus of all those points form a circle whose center is origin and which passes through point P, which passes through the point P. ठीक है. समझ आया. थ्योरेटिकल और कॉमन सेंस के क्वेश्चन इसको लाइंस बना के ही करना पड़ता है. ठीक है ना. कर दूं डिलीट अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन है सब में ही हम क्या कर सकते हैं, इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके देख सकते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 12 इज शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A. अब सेट A में सारे ट्राइंगल्स हैं एक प्लेन के, सारे सारे मतलब लाइक राइट एंगल ट्राइंगल्स, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स आ गए सेट के. ठीक है. अब रिलेशन R कैसे डिफाइंड है, T1 T2 दो ट्राइंगल्स ऐसे ले लो ताकि T1 T2 के सिमिलर हो, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स का ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं. अब बहुत सारे ट्राइंगल्स है ना, उसमें से वो ट्राइंगल उठा लो जो सिमिलर हैं एक दूसरे के, उनके ऑर्डर पेयर बनाने शुरू करो, वो सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में आएंगे. ऑब्वियसली सेट ए इनफाइनाइट है, सारे ट्राइंगल्स हैं, तो रिलेशन आर भी इनफाइनाइट होगा, उसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनते ही चले जाएंगे, बनते ही चले जाएंगे. ओके. अब इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो इक्वालेंस रिलेशन होगा. पहले तो ये प्रूव करना है, फिर बाकी की कहानी बाद में पढ़ते हैं. ठीक है. क्लियर. तो देखो उसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं. देखो रिलेशन आर इन इज डिफाइंड इन द सेट ए. सेट ए पिछली बार जैसे सारे पॉइंट्स का सेट था, अब की बार सारे ट्राइंगल्स का सेट है. पहला चेंज ये हो जाएगा.
triangles done in a plane as। अब p कोमा क्यों नहीं है इसमें, क्या है T1 कोमा T2, क्योंकि T4 ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। और कैसे डिफाइंड है कि T1 कोमा T2 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेने हैं सच दैट T1 कोमा T2 टाइप के ऑर्डर पेयर आपको लेने हैं सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो सिमिलैरिटी का साइन लगा दो आप, तो T1 इज सिमिलर टू T2। समझ आया, समझ आया, बोलो अनुष्का, क्लियर है, समझ आया। ठीक है, दो ट्राइंगल ऐसे लेने जो सिमिलर है, अदरवाइज नहीं लेने, नहीं तो वो ऑर्डर पेयर में सेलेक्ट नहीं होंगे। लाइक इधर भी बहुत सारे ट्राइंगल है, सेट ए में सेट ए टू ए डिफाइन हो रहा है, इधर भी सेट ए वापस लिख लिया, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल है। अब इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ तो सबका सबसे बनता जाएगा, लेकिन उनमें से वही ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करो जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स की मैपिंग जो कर रहा हो, वो वाला ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, डन। फील करना होता है इन क्वेश्चंस को, अब कहाँ हम सारे ट्राइंगल बनाने बैठेंगे, है ना, केवल फील करने वाली बात होती है। रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करेंगे कि अब कोई भी ट्राइंगल मैंने, जैसे मैंने T1 कोमा T1 ले लिया, तो कोई भी ट्राइंगल खुद से तो सिमिलर होता ही है ना, होता है तो T1 कोमा T1 आ सकता है, T2 कोमा T2 आ सकता है, T3 खुद का खुद से रिलेशन बनेगा ही बनेगा। सो एनी T1, टेक एनी T1 belonging to set A, we will always have T1 comma T1 belong to relation R। बोलो, we will always have T1 comma T1 belongs to relation R। क्यों, क्योंकि T1 खुद से सिमिलर तो होगा ही होगा ना। अब कोई मैंने लिखा है फॉर एनी T1, इसका मतलब ये नहीं कि T1 ही लेना है, T2 भी ले सकते हैं, लेकिन एनी का मतलब हो गया ये सबका मॉनिटर बना दिया मैंने उसको, वो सबका रिप्रेजेंटेटिव है, सबका प्रतिनिधि है, वो सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसमें। ठीक है, डन, क्लियर है। अभी आप इसको समझो, है ना। घर जाके हम क्या कर आप क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ के अपने आप करने की कोशिश करेंगे। इन केस डाउट मिलता है या कोई स्टेटमेंट याद नहीं आता सर ने कैसे, तो फिर वीडियो है आपके पास, ठीक है ना। दिस वे ओनली यू कैन लर्न हाउ टू राइट द स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। ओके, तो अब आ जाओ फॉर एनी पी कोमा क्यू की जगह T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, नहीं सेट ए, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब अगर मैंने अज्यूम कर लिया एक बार के लिए कि T1 कोमा T2 सेट में ए रिलेशन आर में है, लेट्स से मैंने मान लिया कि T1 कोमा T2 उस रिलेशन आर में है, ये अजम्पशन से अब आपको प्रूव करना है कि T2 कोमा T1 भी होना चाहिए। सो T1 कोमा T2 है, तो उसका इंप्लीकेशन ये आ जाएगा कि T1 सिमिलर है T2 से, आपने माना है तो सिमिलर होगा ही होगा। अब अगर कोई एक ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो पी क्यू आर भी एबीसी से सिमिलर है, उल्टी चीज लिखी जा सकती है। सो इम्प्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1, एंड इफ T2 इज सिमिलर टू T1, सो वी कैन टेक T2 कॉमा T1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन आर में हो जाएगा। सो स्टार्ट आपने यहां से किया पिछले क्वेश्चन की तरह, और खत्म आपने यहाँ पे किया। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है ना, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सबके उल्टे फुल्टे मिल जाएंगे ना आपको। ठीक है, डन। अब बताओ ट्रांजिटिविटी में तीन ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, T1 T2 T3 उस सेट ए से जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं, डन। सो फॉर एनी T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू सेट ए, और अजम्पशन दो लेने पड़ेंगे, बोलो। अजम्पशन भी हमको क्या लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे। पहला अजम्पशन क्या होगा बताओ, T1 कॉमा T2, आगे T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, उस R रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर है। और दूसरा अजम्पशन T2 कॉमा T3 भी उस रिलेशन R में। अब दोनों के इम्प्लीकेशंस यानी रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या निकला कि T1 T2 से सिमिलर है, इसका रिजल्ट क्या निकला T2 T3 से सिमिलर है। तो ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2, तो 1 एंड 2 से ये हो जाएगा कि T1 T3 से सिमिलर है, दैट मीन्स T1 कॉमा T3 भी रिलेशन R में आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली बात, तीन ट्राइंगल्स हैं, अगर ये इससे सिमिलर है वो इससे सिमिलर है, तो पहला तीसरे से सिमिलर है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, शेप में सेम होना, साइज ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसकी शेप इससे इसकी शेप से मैच करती है, इसकी शेप उसकी शेप से मैच करती है, तो पहले की शेप तीसरी शेप से मैच करेगी। ओके, डन। साइज डिफरेंट हो सकती है, उसका सिमिलैरिटी में कोई रोल नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट तो करीब करीब क्या मैं कहूंगा 90% सेम है, बस आपको पॉइंट्स की जगह ट्राइंगल्स हटाने, वहां पे पॉइंट्स के ओरिजिन से दूरी थी, यहाँ पे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी है। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़े उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आप तीन राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, T1
जिसकी साइड्स हैं 3 4 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देखो पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। T2 जिसकी साइड से 5 12 13, ये भी पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड T3 जिसकी साइड से 6 8 10, ये भी कर रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है। अब इन तीन में से कौन से एक दूसरे से रिलेटेड है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है उल्टा, ये T1 T2 T3 में से कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, चेक करो। कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड है भाई? ऐसे चेक करो, T1 T2 से है क्या, देन T2 T3 से है क्या, देन T3 T1 से है क्या? सिमिलैरिटी चेक करनी नहीं आती बेटा? क्या होता है सिमिलैरिटी? सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या खासियत होती है, बोलो सृष्टि। पता नहीं है? क्लास 10th में आया था। सिमिलैरिटी दैट मीन्स शेप सेम होना, साइज डिफरेंट हो सकती है। सो शेप सेम करने के लिए या तो तीनों एंगल्स इक्वल करो, ए सिमिलैरिटी, और या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल करो, या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल। अगर आप एंगल्स के साथ खेलना चाहते हैं तो एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे, तभी तो उनकी शेप सेम होगी। मान लो इसके इसके एंगल्स हैं 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, तो उसके भी तीन एंगल 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री होंगे, तो इनकी इनकी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी। साइज छोटी बड़ी हो सकती है, पर एंगल सेम कर दो तीनों तो शेप सेम हो जाएगी। अब किसने कहा सर एंगल्स की नॉलेज ही नहीं है, साइड्स गिवन है तो साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो, सेम रेशियो में अगर साइड्स होंगी तो वो शेप उनका सेम बनेगा। ठीक है, तो सेम रेशियो में इन दोनों की साइड्स बन रही है, चेक करो, ये 3 का दुगना, ये 4 का दुगना, ये 5 का दुगना, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। सो T1 और T3 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बाकी T2 राइट एंगल ट्राइंगल जरूर होगा, बट इसकी साइड्स ना तो इससे प्रोपोर्शनल है ना। अब कोई कहे सर राइट एंगल ट्राइंगल है तो शेप सेम नहीं होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक ही एंगल मैच करेगा 90 डिग्री, तीनों एंगल मैच करने चाहिए तब जाके ट्राइंगल सिमिलर या शेप सेम होती है। ठीक है, भूलभाल गए सवाल? ऐसे नहीं सीखा था? छोटा पैक, बड़ा पैक, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये वाली साइड अगर इसकी दुगनी है तो ये वाली साइड इसकी दुगनी, और ये वाली साइड इसकी दुगनी, तब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर माने जाते हैं। इन केस साइज भी सेम हो गई तो कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। ये अगर इनकी साइज भी सेम हो गई, मतलब लंबाई भी सेम हो गई तीनों की, तो फिर एक दो डंडे ऐसे आ जाते थे कॉन्ग्रुएंसी के, अदरवाइज सिमिलैरिटी के। क्लियर है अभी? ठीक है, तो साफ साफ पता चल गया ना कौन कौन सी इसमें ट्राइंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। T1 विल बी सिमिलर टू T3, T2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। उसको कैसे अपन प्रेजेंट करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे हेयर द साइड्स ऑफ थ्री ट्राइंगल्स आर गिवन एज, पहले तो साइड्स लिख देंगे अपन, द साइड्स ऑफ थ्री ट्राइंगल्स T1 T2 T3, T1 कॉमा T2 कॉमा T3 आर गिवन एज, आर गिवन एस, जो भी गिवन है, इसकी पहले की गिवन है 3 4 5, कॉमा T2 की क्या गिवन है 5 12 13, एंड T3 की क्या गिवन है 6 8 10 रेस्पेक्टिवली लगा देना। ये T1 की है, T2 की, T3 की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं इसमें हेयर, हेयर देखो, कंपेयरिंग द साइड्स ऑफ T1 एंड T3, कंपेयरिंग द साइड्स ऑफ T1 एंड T3 वी गेट, तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर टू T3, और उल्टा भी कह सकते हो कि T3 इज सिमिलर टू T1। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है, सो वी कैन से दैट T1 कॉमा T3 कॉमा T3 कॉमा T1, ये दोनों उस रिलेशन R में आएंगे। उल्टे उल्टा पेयर भी मिल जाएगा। डन, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और T2 जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, बट ना तो T1 से रिलेटेड होगा ना T3 से रिलेटेड होगा, वो अपने किसी राइट एंगल ट्राइंगल से जिसकी साइड उससे प्रोपोर्शनल हो उससे रिलेटेड होगा। जैसे उसकी साइड्स क्या है 5 12 13, तो 5 का दुगना करो 10, 12 का दुगना करो 24, 10 का दुगना कर दो 5 12 13, 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26। सो 10 24 26 जिसकी साइड्स होंगी वो उससे रिलेटेड होगा। क्लियर है क्या? चलें थर्ड क्वेश्चन देखो इस कैटेगरी का, मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी उसमें आ रहा है सीरीज में,
क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अब रिलेशन आर में पॉलीगन्स आ गए सारे, तो ट्राइंगल्स ले लो, पॉलीगन्स ले लो। पॉलीगन्स क्या होते हैं? एनी क्लोज्ड फिगर जिसका एक टाइप है ट्राइंगल। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल। भाई फिगर को बाउंड करने के लिए, क्लोज फिगर करने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए होंगी। आप 2 साइड से बाउंड नहीं कर सकते एक फिगर को, है ना। सो सबसे मिनिमम साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है वो होता है ट्राइंगल। फिर 3 से 4 साइड्स हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर 4 से 5 हो जाए तो पेंटागन, देन हेक्सागन, देन सेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन एंड डेकागन। तो ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ साइड्स। तो कोई सा भी पॉलीगन ले रहा है ये, तो एनी पॉलीगन, है ना। ये जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी, है ना। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय सम नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? पॉलीगन होता है, ठीक है। तो P1, P2 टाइप के आपको पॉलीगन्स लेने हैं। इस तरीके से लेने हैं कि P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। जैसे P1 में अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो P2 में भी नंबर ऑफ साइड्स 3, यानी इधर ट्राइंगल है तो इधर ट्राइंगल, ठीक है। P1 में अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो फिर P2 में भी नंबर ऑफ साइड्स 4 हो, यानी क्वाड्रिलेटरल के साथ क्वाड्रिलेटरल ही आएगा, पेंटागन के साथ पेंटागन ही आएगा, हेक्सागन के साथ हेक्सागन ही आएगा। समझ आया? इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो बड़ा ही आसान है। देखो, रिलेशन आर सेट ए में क्या आएंगे? ऑफ ऑल द पॉलीगन्स इन ए प्लेन, फाइन। और P1, P2 लेना पड़ेगा आपको सच दैट उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, राइट। P1, P2 लेना है सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, फाइन। अब देखो, सॉरी ब्रैकेट वाला आएगा सेट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं खुद का खुद से ही देखूं, जैसे P1 कोई भी पॉलीगन उठा लिया मैंने उस प्लेन से, तो P1, P1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि P1 की अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो अगेन दोबारा P1 की नंबर ऑफ साइड 4 है। तो ऐसे ऑर्डर पेयर तो सेलेक्ट करने थे जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम हो, तो खुद का खुद से आराम से ऑर्डर पेयर बन जाएगा, बन जाएगा। सो फॉर एनी P1 विच बिलोंग्स टू सेट ए, अगर मैं कंसीडर करूं तो P1, P1 100% उस रिलेशन आर में आएगा, आएगा। रीजन कैसे लिखेंगे? P1, P1 उस रिलेशन आर में आएगा, रीजन कैसे लिखेंगे? एज P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मैं पॉलीगन ही सेम ले लिया तो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स दोनों की सेम होंगी ना, होगी होगी, ठीक है ना। जब मतलब क्वांटिटी सेम ले लिया, ऐसे कहो जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो वही सेम ले रही है। मैंने इधर ये किताब लिखी, है ना, इधर भी एक किताब ली, अब इस किताब की जो भी फीचर्स होंगे वो इधर भी मैच करेंगे ही करेंगे। जैसे हम 100 पन्ने तो उसमें भी 100 ही पन्ने, क्योंकि सेम लिए आपने, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ अब इधर आ जाओ। उल्टा फुल्टा होगा, अभी अभी मैंने बता ही दिया था। उल्टा पुल्टा क्यों होगा? कि मान लो मैंने कोई भी P1 एंड P2 उस सेट ए से ले ली, सेट ए ही लिखा है ना, ये भी चेक कर लेना, सब में सेट ए ही ले रहा है, हाँ सेट ए ही ले रहा है। सो अगर मैंने कोई भी P1 एंड P2 बिलोंग्स टू सेट ए ले लिए और मान लिया, अजम्पशन ले लिया कि P1, P2 उस रिलेशन आर में है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इस बात को उल्टा नहीं लिख सकता क्या कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स? उल्टा लिख के और खत्म करो कि P2, P1 भी होगा हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और अगर P2 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, दैट मींस P2, P1 विल आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। सिमेट्रिक हो गया। अब 3 ले लूं, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। देन P2 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो क्या P1 एंड P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं होंगी क्या? सिंपल सी बात है। देखो कैसे, लेट्स से मैंने 3 पॉलीगन्स ले लिए अभी, P1, P2 एंड P3 सेट ए से, जिसमें दुनिया के सारे पॉलीगन्स है। और मैंने 2 अजम्पशंस ले लिए हैं। पहला अजम्पशन लिया है कि P1, P2 रिलेशन आर में है। दूसरा अजम्पशन क्या ले लिया कि P2, P3 भी रिलेशन आर में है। दोनों के रिजल्ट्स लिख देते हैं। इसका रिजल्ट हो जाता है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स लिख देंगे। एंड देन इसका क्या लिख देंगे रिजल्ट कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। फिर इसको मान लो स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट 2,
तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो मिलेगा क्या हमको दोनों स्टेटमेंट से कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सो इससे रिजल्ट आएगा कि P1 P3 भी रिलेशन R में होगा, हैंस इट इज ट्रांजिटिव एज वेल। ठीक है, डन। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या इसमें? लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख ही लेंगे, इक्वालेंस रिलेशन है वो कंक्लूड करने के लिए। उसके बाद देखो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। क्या कह रहा है कि अगर मैं पॉलीगन लेना है ना आपको, तो पॉलीगन में तो ट्राइंगल्स भी आ सकते हैं, पॉलीगन में तो एनी पॉलीगन आ सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो टी नाम का, ठीक है, उसके साइड्स ले लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल टी से रिलेटेड कौन कौन से पॉलीगन्स आप इसमें ले सकते हो? बताओ कौन कौन से ले सकते हो? आप इस रिलेशन में वो पॉलीगन्स ले सकते थे जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया टी जिसकी साइड्स भी गिवन है, तो टी के साथ आप कौन कौन से एलिमेंट्स ले सकते हो जिसकी 3 साइड्स हो? और 3 साइड्स किसकी होती हैं? एनी ट्राइंगल। आंसर इज एनी ट्राइंगल। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3 4 5 है। इसका इसमें कोई रोल ही नहीं है, आपको तो जस्ट वो पॉलीगन सेलेक्ट करने हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो अगर इधर ट्राइंगल है तो इधर ट्राइंगल है, बात खत्म। इधर क्वाड्रिलेटरल है तो इधर क्वाड्रिलेटरल है, बात खत्म। इधर पेंटागन है तो इधर पेंटागन है, बात खत्म। इधर ट्राइंगल है तो कैसा ट्राइंगल है मतलब नहीं है, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो। तो कोई भी ट्राइंगल इस टी वाले पॉलीगन से रिलेट हो सकता है, एनी ट्राइंगल, क्योंकि आपको तो बस जस्ट सेम नंबर ऑफ साइड्स ही तो चाहिए इस रिलेशन। इस रिलेशन में सिमिलैरिटी की थोड़ा ना बात हो रही है, इस रिलेशन में जस्ट सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है। राइट, समझ आया? सो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? Here the relation R, here the relation R, sorry, relation R नहीं, ट्राइंगल T। इसका स्टेटमेंट हम ऐसे लग सकते हैं, here the set of all the elements, the set of all the elements which are related, which are related, which are related, which are related to right angle triangle, which are related to the element T, which are related to the element T, जो कि T एलिमेंट से रिलेटेड। और T एलिमेंट क्या है? विच इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, विच इज ए राइट ट्राइंगल विथ साइड्स, विच इज ए राइट ट्राइंगल विथ साइड्स। साइड्स क्या है उसकी? 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are related to the element T, which is a right triangle with sides 3 4 and 5, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ T भी कह सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ T। ठीक है ना? इस T में क्या आएंगे? इज द सेट ऑफ ऑल द right, all the triangles, not right angle triangles, all the triangles is the set of all the triangles, the set of all the triangles। रीजन ले लेंगे हम, because each triangle has 3 number of sides, बात खत्म। 3 नंबर ऑफ साइड्स ही होते हैं ना, बिकॉज ईच या एनी ट्राइंगल has 3 number of sides। डन, क्लियर? चलें लास्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, देखते हैं लास्ट क्या कहता है। मतलब इस कैटेगरी का लास्ट के, अब आप एक पैटर्न फिक्स कर लो। अभी ये पहली एक्सरसाइज चल रही है ना, थोड़े दिनों के बाद आदत हो जाएगी आपको। आखिरी के 1 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहते हैं, हर एक पूरी 12th बुक में ऐसा ही है। 11th में भी था शायद ऐसा, सब में नहीं था, इसमें तो हर एक्सरसाइज में ऐसा। ठीक है, सो 15 एंड 16 पेज पलट के जो आएंगे करीब करीब ऐसे ही आएंगे। ठीक है, 14 देखो पहले एक बार। अब क्या ले रहा है? वही प्लेन ले रहा है बेटा, प्लेन ले रहा है पहले की तरह, लेकिन प्लेन में अब की बार पहले पॉइंट्स लिए थे, अब की बार लाइंस ले रहा है। लाइंस L1 L2 L3 L4। लाइन क्या होती है? जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है वो, जो कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करे। ठीक है, अब आपको वो लाइंस लेनी है ताकि L1 पैरेलल टू L2 हो जाए। समझ गए? पहले तो इसको प्रूव कर दो इक्विवेलेंस रिलेशन। शुरू करें। लाइक मान लो ये खाली प्लेन है,
इस खाली प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, ऐसे 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 बहुत सारी हैं। अब मान लो इस लाइन के साथ किसका रिलेशन बनेगा, जो इससे पैरेलल हो, जैसे ये L1 है तो ये L2, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर बनाएंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और जो पैरेलल नहीं है उनका ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। वेरी इजी। ओके, जो पैरेलल लाइंस होगी उनका ऑर्डर पेयर बनेगा, और जो पैरेलल लाइंस नहीं होगी उनका ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो क्या क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन ए प्लेन। हालांकि उसने एक्स वाई प्लेन के रखा है, लेकिन अगर अपन नहीं भी कहेंगे ना कि एक्स वाई प्लेन, तो भी अंडरस्टूड है कि प्लेन तो एक्स वाई प्लेन ही होता है। ऑल द लाइंस इन ए एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला प्लेन, वैसे भी वैसे ही रहता है वो, है ना। और रिलेशन आर में हम L1 L2 तब ले सकते हैं जब L1 इज पैरेलल टू L2, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। L1 is parallel to L2, then you can take L1 L2, otherwise you cannot take। अब हर लाइन खुद से पैरेलल होती है। देखो आपने 10th क्लास तक तो ये सीखा था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है बताओ। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? जो जो इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन या बच्चों वाली डेफिनेशन हमने ऐसे सीखी थी, जो कभी भिड़ेगी नहीं, वो पैरेलल है ना। बट अब 11th 12th से सीख लें थोड़ी सेकंड डेफिनेशन भी इसकी। जिन लाइंस की उससे हर पॉइंट पे दूरी सेम हो वो होती है पैरेलल। जैसे दो लाइंस हैं तो उसकी दूरी हमेशा सेम होगी, तो इस हिसाब से हर लाइन खुद से भी पैरेलल होती है, क्योंकि एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन लगा दी, वो खुद की लाइन से ही दूरी उसकी जीरो है, तो हर पॉइंट पे उसकी दूरी जीरो है, कोई दूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा इस लाइन की इसी लाइन से दूरी क्या है, जीरो। हर एक पॉइंट पे जीरो होगी नहीं होगी, तो इसलिए हर लाइन खुद से भी पैरेलल होगी। वहां पे अपन 10th लेवल पे सीखते थे कि जो हर लाइन से रिलेशन ले लिया तो कोइंसिडेंट लाइन से एक तीसरी कैटेगरी निकल के आई थी, लेकिन वो क्या था, बच्चों वाली डेफिनेशन थी। अब 11th क्लास से डेफिनेशन क्या है, दो लाइंस पैरेलल तब हैं जब उनकी उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम हो, हर एक पॉइंट पे सेम। ओके फाइन। सो हर लाइन की खुद से दूरी सेम होती है तो हर लाइन खुद से पैरेलल होती है, तो खुद का खुद से रिलेशन बन जाएगा। फॉर एनी L1 which belongs to set A, we will always have L1 L2 belong to relation R, because L1 L1 से ही पैरेलल होगी होगी L1 L1 as L1 is parallel to L1। ठीक है, अब दो लाइंस ले लो। अगर L1 L2 से पैरेलल है तो क्या L2 L1 से पैरेलल नहीं होगी, क्या होगी? L1 L2, लेट मान लेते हैं अगर अपन कि L1 L2 से पैरेलल है, तो उसका इंप्लीकेशन इजीली आ जाएगा कि L2 भी L1 से पैरेलल है। अगर हमने ले लिया कि लेट L1 इज पैरेलल टू L2, तो उसका रिजल्ट आएगा, ये अजम्पशन ले लिया तो उसका रिजल्ट आएगा कि L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 L2 अगर हमने रिलेशन R से ले लिया ऑर्डर पे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, L1 पैरेलल टू L2। इसको उल्टा इजीली लिखा जा सकता है कि L2 पैरेलल L1, और अगर L2 पैरेलल L1 है सो L2 L1 विल आल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। ठीक है, सो अजम्पशन हमने यहाँ से किया हर बार की तरह, और खत्म हमने यहाँ पे किया, सो इट इज सिमेट्रिक एज वेल। ओके, तीन लाइंस ले लूं। अगर पहली लाइन दूसरी से पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे से पैरेलल है, तो क्या पहली तीसरे से पैरेलल नहीं होगी? वेरी इजी। ठीक है, तीन लाइंस है मेरे पास, L1 L2 L3। अगर L1 L2 से पैरेलल है, बस आपको रिलेशन चेंज करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं सेम मान सकता हूँ कि एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज। हाँ, तो देखो अगर मैंने मान लिया कि L1 L2 उस रिलेशन R में है, तो कब होगा? तभी होगा सर जब ये दोनों पैरेलल हैं। फिर मैंने मान लिया कि ऐसे मान लो चलो L2 और L3 भी उस रिलेशन R में है, वो कब होगा? जब L2 इज पैरेलल टू L3। अब L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि L1 L3 से पैरेलल है, और अगर L1 L3 से पैरेलल है तो L1 L3 भी रिलेशन R में होगा, सो इट इज ट्रांजिटिव एज वेल। उसका वो देख लो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक खत्म हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। एक लाइन है उस प्लेन में जिसकी, आपको पता है लाइन की परिभाषा उसकी इक्वेशन से होती है। कोई भी लाइन है उसकी मतलब आइडेंटिटी, तो मैं कहूँ ये लाइन है, इस लाइन को कैसे डिनोट कराएंगे, या तो नाम रख लो लाइन L,
लाइन L1 L2, और नहीं तो उसकी इक्वेशन ही उसकी परिभाषा है। हमने 10th में भी किया था ना, एक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था, एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, और फिर अपन उस स्ट्रेट लाइन के बगल में लिख भी देते थे कि इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये। तो लाइन की परिभाषा एक प्लेन पे उसकी इक्वेशन से होती है, ठीक है। सो ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, ये एक लाइन होगी, कैसे भी होगी, कहीं से भी गुजर रही होगी प्लेन पे। इससे रिलेटेड सारी लाइंस का सेट बनाओ, इससे रिलेटेड यानी इससे पैरेलल। यहाँ पे रिलेशन आर का मतलब क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो रिलेशन में होंगी। सो इस लाइन से रिलेशन में कौन कौन सी लाइंस होंगी, जो इससे पैरेलल है। अब इससे पैरेलल लाइंस की इक्वेशन किस टाइप की होगी वो सोचनी। अब आपको क्लास 11th की चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की नॉलेज होनी चाहिए कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, बताओ। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, बोलो। जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। और स्लोप फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां पे m स्लोप होता है तो उसका स्लोप क्या है, 2। तो y इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप की सारी लाइंस इससे रिलेटेड होंगी, क्योंकि y इक्वल टू 2x प्लस सी में स्लोप 2 है। अब c कुछ भी ले लो, है ना, c मतलब i इंटरसेप्ट कुछ भी ले लो, स्लोप तो 2 है ना। स्लोप 2 है तो उस y इक्वल टू 2x+4 से तो वो पैरेलल होंगी ही होंगी। सो इस टाइप की सारी लाइंस इस टाइप की लाइन से पैरेलल होंगी, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 हर साल ऐसा आता है जो पुरानी सारी नॉलेज को रिवाइज करवाता है। हर साल ऐसा आता है ना, जब नंबर्स के बारे में सीखते थे तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उनको रिवाइज करवाता था। अभी ज्योमेट्रिक फिगर्स को भी ये रिवाइज करवाता। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं, हेयर हेयर अ लाइन इज गिवन, अ लाइन, लाइन का नाम क्या रखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं रखा। सो मैं L1 ले लेता हूँ ना, लाइन L1 is given as, is given whose equation is, whose equation is, क्या इक्वेशन गिवन है बोलो, y इक्वल टू 2x+4। सो इसको कंपेयर करूंगा मैं, सो कंपेयरिंग इट विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सो कंपेयरिंग इट विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। 5 फॉर्म सीखी थी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर किया, कंपेयर करते हैं हमको m की वैल्यू मिल गई, वी गेट m इक्वल टू 2, which is the slope of the line L1, which is the slope of line L1. And we know that two lines are parallel if their slopes are equal. And we know that, and we know that 11th क्लास में जो चीज पढ़ी थी अब वो 12th वालों के लिए वी नो दैट हो गई, भाई जानते हैं तो, है ना। वी नो दैट two lines are parallel, parallel if their slopes are equal, if their slopes are equal. So 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 अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस। सो द सेट ऑफ ऑल द लाइंस, set of all the lines related to L1 will be, the set of such lines will be the set of such lines whose equation are of the form, किस फॉर्म की होंगी, y इक्वल टू, स्लोप इक्वल कर दो बस 2x प्लस, अब c कुछ भी हो सकता है तो c को c रहने दो, इस फॉर्म की सारी लाइंस उससे पैरेलल। डन, समझ गए, क्लियर है। चलो ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखो, मल्टीपल चॉइस। क्या कह रहा है कि एक आर रिलेशन है, 1 2 3 4 उसमें एलिमेंट्स हैं और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ये तीनों है। सो देखो 1 2 3 4 है तो 1,1 है क्या है, 2,2 है क्या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। वो 12th वाले आपके हिंदी मीडियम वाले नहीं आएंगे क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, बस हाँ हाँ, 1,1 है, 2,2 है क्या, 3,3 है क्या, और 4,4 है, तो रिफ्लेक्सिविटी पास, इधर मार्क कर देता हूं पास। सिमेट्रिसिटी देखो सबका उल्टा है क्या,
नहीं, 1,2 का उल्टा ही नहीं दिख रहा मुझे, नहीं दिख रहा। सो सिमेट्रिसिटी फेल एंड ट्रांजिटिविटी पास। 1,2, सो 2 से एंड स्टार्ट होने वाला यही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो 1,2 ये खुद ही है, ठीक है। हमेशा याद रखना ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी वाले एलिमेंट्स को तो छोड़ दिया करो, वो तो हमेशा रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। सो 1,1 4,1 इनको ना देख के इनको देखो जो अलग अलग है। लाइक 1,3 3,2, सो 3 से 3 मैच हुआ तो 1,2 है क्या है। तो बस फिर हर जगह टेस्ट लग रहा है और लग रहा है तो पास हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है कि लग के फेल हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। सो ट्रांजिटिविटी भी है। सो क्या लिखूंगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, ऑप्शन नंबर बी डन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन आते हैं आखिरी के, कुछ एक जगह पे थोड़े मुश्किल होते हैं, बाकी करीब करीब इजी रहता है। क्या कह रहा है, लेट आर विद रिलेशन इन द सेट एन नेचुरल नंबर्स लेने। अब वो नहीं बताएगा एन फॉर नेचुरल नंबर्स होता है, 11th में हमने लेटर्स याद किए थे चैप्टर नंबर 1 में। सो एन फॉर नेचुरल नंबर्स होगा, आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने ए और बी, ताकि ए की वैल्यू बी में से दो, मतलब दूसरे एलिमेंट की वैल्यू से दो कम हो, पहले एलिमेंट की वैल्यू दूसरे एलिमेंट की वैल्यू से दो कम हो, और बी जो है हर हाल में 6 से बड़ा, बी जो है हर हाल में क्या है 6 से बड़ा है। सो क्या क्या आएंगे इसमें बताओ ऑर्डर पे, 6 से बड़ा बी चाहिए, तो 6 से बड़ा बी, 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है 7, तो ए क्या हो जाएगा उससे दो कम यानी 5, ठीक है। अब उससे बड़ा फिर चलते जाओ, 7 के बाद 8 और उससे दो कम 6, मतलब पहले बी सेलेक्ट करो, बी 6 से बड़ा नेचुरल नंबर चाहिए, 7 8 9, फिर उसके बाद मान लो 9 ले लिया मैंने, उससे छोट मतलब दो कम बोलो 7, तो इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर खत्म होंगे नहीं। बी बी सेकंड जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर लेना है, 6 से बड़ा, 6 से छोटा कहता तो 5 ही बनते, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 से बड़ा कह रहा है तो बड़े थोड़ा ना कम, बड़ों की कमी थोड़ा ना हमारे पास। सो ऐसे चलते जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, 2,4 इसमें आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। 3,8 इसमें नहीं आ रहा, 6,8 इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। वेरी इजी, डन। एक्सरसाइज ओवर, रिलेशंस ओवर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस ओवर। अब ये कि यही सारी चीजें फंक्शंस में चलेंगी, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, ठीक है। और वही सेम पैटर्न सेम रहेगा, जैसे मैंने दो टाइप के फंक्शन सिखा दिए, वन वन फंक्शन एंड जो भी अभी टाइप आएगा, लेट्स इनटू ऑन टू चार जो भी टाइप्स आएंगे, फंक्शन सिखा दिए, पैटर्न सेम रहेगा, फंक्शंस दे देगा, चेक करो कि वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। जैसे अभी रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, वहां पे चेक होती है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी सब्जेक्ट, ये चेक होगा और वही सारा खेल है, ठीक है। चलो कल से स्टार्ट करते हैं, कल पहले इंट्रोड्यूस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, परसों से एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। वीडियोस पहुंच रहे हैं आप तक टाइम पे।